अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और क्योंकि समर वेकेशंस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे लेसन्स को ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। थर्ड यूनिट जो है केमिस्ट्री का न्यू जो बुक है 10th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की स्टेक्योमेट्री, इसके जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट में। स्टार्टिंग में है स्टेक्योमेट्री इज़ आ इंटीग्रल पार्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री एंड हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो स्टेक्योमेट्री जो है ये केमिकल इंडस्ट्री का ना एक लाजमी हिस्सा है, लाजमी जुज़्व है, और इसकी अमली ताक़ात जो हैं जिसको प्रैक्टिकली जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत वसी रेंज है ना, बहुत ज़्यादा जगह इसको इस्तेमाल होता है ये। तो फॉर एग्जाम्पल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एवरीडे प्रोडक्ट्स सच एज सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शैम्पूज, कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स इट्स डिटर्मिन्ड बाय स्टेक्योमेट्री। तो मिसाल के तौर पर ये जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिसमें साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट वगैरह ये सब कुछ शामिल है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स जो ये खेतों में इस्तेमाल करते हैं, इनका तो मतलब कंपोजिशन है ना कि इनमें क्या चीज़ कितनी कितनी मिलानी है, ये सब स्टेक्योमेट्री के ज़रिए किया जाता है। तो स्टेक्योमेट्री क्या है? कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टोकियन मीनिंग्स द एलिमेंट एंड द वर्ड मेट्रन मीन्स मायर। तो स्टेक्योमेट्री जो है ये यूनानी लफ्ज़ स्टेकियन से आया है जिसका मतलब जो है एलिमेंट, और मेट्रन जो है जिसका मतलब है पैमाइश। The study of relative amounts of substance involved in the chemical reaction is known as स्टेक्योमेट्री। तो कीमियाई रिएक्शन जो भी होते हैं केमिकल रिएक्शन, उसमें शामिल जितने भी मटेरियल्स हैं इनकी जब आपस में जो बाहमी ना रिलेटिव जो क्वांटिटीज़ हैं उनका मुताला जो है वो स्टेक्योमेट्री कहलाता है कि कौन सी चीज़ कितने रिलेशन से उसमें शामिल की गई है किसी केमिकल रिएक्शन में। इट हेल्प्स इन द एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये जो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं उनके इस्तेमाल में मदद देता है ताकि जो रिएक्शन में होने वाले ना जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो मटेरियल्स है उसकी क्वांटिटी का ना हिसाब लगाया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके कि वो कितनी कितनी। इट इज़ बेस्ड ऑन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मेन जो स्टेप है कि इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि इसमें जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना तो ये सारा कुछ इसी पे बेस करता है। दैट शोज़ द मोल टू मोल क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मोल टू मोल रेशो जो है क्वांटिटीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ये इस्तेमाल होती है। तो मोल क्या है? मोल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में। द एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड मोल। तो किसी भी मटेरियल का एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास जब इनको ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो इससे मोल कहते हैं। तो इसकी ये जो कुछ एग्जांपल है जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है ये 16 ग्राम के इक्वल होता है। आप इसकी ये जो वैल्यू है ना 16 ग्राम, ये आप टेबल से देख सकते हैं ना, पीरियोडिक टेबल की वैल्यूज़ है। उसके बाद O2 है ना अगर, तो क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है सॉरी, दो एटम्स हैं, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 32 ग्राम बन जाएगा। तो ये 1 मोल ऑक्सीजन का होगा लेकिन मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो फिर इसी तरह H2O जो है ये भी मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन की जो पीरियोडिक टेबल है ना तो उसका मास 1 होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसको सम अप करें तो 18 आता है। इसी तरह सोडियम आयन जो है इसका 23 ग्राम है, 1 मोल का जो 1 मोल है सोडियम का। फिर 1 मोल ऑफ NaCl जो है इसका 58 है, यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों के जो मैसेज हैं उनको सम अप करके फिर ये आएगा। फिर मोल रिएक्शन इन स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इसमें ना हम लोग देखते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन एक नीचे दिया गया है ना, 2H2 + O2 मेक्स 2H2O, यानी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि दो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है ना इस इक्वेशन से कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का। ये जो लेफ़्ट साइड है ना इक्वेशन की जिसको रिएक्टेंट साइड भी कहते हैं, राइट साइड जो है उसमें 2 मोल्स वाटर के बने हैं। तो इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है जब इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको मोल की बुनियाद पर ना इस तरीके से समझा जा सकता है।
मोल्स कैन इजीली बी कन्वर्टेड इन द मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो मोल को ना आसानी से मटेरियल के मास में ना उसको तब्दील किया जा सकता है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल टेल यू द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू द मोल। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए ना, तो जो आपको बताएगी कि इसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें जो मोल रेशियो है वो क्या है। द मोल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोल वो है, ये एक यूनिट है ना जो किसी मटेरियल की क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द मोल इज़ द एसआई यूनिट टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी मटेरियल की मिकदार को जाहिर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए ये एसआई का एक यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल का, और इसका सिंबल जो है MOL है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे मिथेनॉल है ना, जब ये बर्न होती है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसमें मिथेनॉल जो है CH3OH, ये जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना, ऑक्सीजन के बगैर जलने का अमल पॉसिबल नहीं है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इफ़ 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल आर बर्नड, तो 3.50 मोल्स अगर जल गए हैं ना ऑक्सीजन में, तो कैलकुलेट करना है पहले हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज, तो कितने मोल ऑक्सीजन यूज हुई है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस, तो कितने मोल जो है ना वाटर के वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है, पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज, उसके लिए ये जो बैलेंस इक्वेशन है इसको देख लें कि 2 मोल्स जो हैं लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन की इक्वेशन है उसमें CH3OH जो है रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका जो रिएक्शन है 2 मोल्स का, यहाँ पे जो इक्वेशन में दिया गया था ना, मेथनॉल जो है इसके 2 मोल्स और 3 मोल्स ऑक्सीजन के, ये इनका रिएक्शन हुआ है आपस में। यानी आप इसको बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 मोल्स जो हैं मेथनॉल के, ये रेशो के अकॉर्डिंग इक्वल हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के, मतलब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है। तो इसका मेथड ये है, जैसे ये जो 2 है ना, ये मैथमेटिकली इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, 3 मोल्स ऑफ O2 जो नहीं है उस साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे। सो 1 मोल ऑफ CH3OH जो है ये यूज़ करेगा 3/2 मोल्स ऑफ O2, यानी ये जो 3/2 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.50 से, और जो आंसर है वो 5.25 मोल्स आएगा। फिर इसी तरह मोल्स ऑफ वाटर जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए सेम वही इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है बैलेंस वाली, उसको यूज़ करना है। तो इसमें जो 2 मोल्स जो हैं मेथनॉल के और उससे 4 मोल्स जो हैं पानी के, ये प्रोड्यूस हुए हैं। इक्वेशन के थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि 1 मोल, अब इसको जैसे हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है ना 4, इसके नीचे 2 आ जाएगा 4 के नीचे, क्योंकि 2 जो मोल्स है ना ये डिवाइड हो जाएंगे 4 से। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3.50 से, 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा, और इसको 3.50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 मोल्स जो हैं वाटर के वो प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे जो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ना, स्टेक्योमेट्री की मीनिंग और उसका जो ओरिजिन है, तो स्टेक्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टेकिन, जिसका मतलब एलिमेंट है, और जो मेट्रन है मीन्स मेजर, यानी पैमाइश करना ना। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें शामिल जो मटीरियल्स हैं उनका आपस में जो रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट में जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट थी ना 3.1 वाली, इसमें जो क्वेश्चन है NH3 इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटीरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। तो ये जो खादें बनाने के लिए ना ये एक अहम रॉ मटीरियल होता है, यानी इसको यूज़ किया जाता है ना NH3 को। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ N2 एंड H2। इसका जो कम्बिनेशन है ना, जब N2 और H2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो बैलेंस इक्वेशन इस तरह की बनती है, N2 + 3H2 मेक्स 2NH3। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 8.0 मोल्स ऑफ NH3। तो 8.0 मोल जो है ना NH3 तैयार करने के लिए जैल में से कितने मोल दरकार होंगे। तो पहले नाइट्रोजन के लिए, फिर हाइड्रोजन के लिए। तो पहले N2 का जो सोल्यूशन है उसमें ये केमिकल जो इक्वेशन है इसके बगैर इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपने देखना है कि 1 मोल N2 का, उससे 2 मोल्स जो हैं वो NH3 बने हैं, यानी लेफ्ट साइड पे 1 मोल जो है N2 का, क्योंकि N2 के साथ 1 है कोफिशिएंट, और NH3 जो राइट साइड पे इसके 2 मोल्स बने। तो हमने 8 मोल्स फॉर NH3 जो है उसके लिए फाइंड करना है कि कितनी N2 जो है वो नीडेड है, नाइट्रोजन जो है वो कितनी नीडेड है। तो इसका ये तरीका है कि 1 जो है उसको डिवाइड कर दें 2 से,
यानी 1 मोल ऑफ N2 मेक्स 2 मोल्स ऑफ NH3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 से, तो इससे 4.0 मोल्स ऑफ N2 नीडेड, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट में हाइड्रोजन के लिए जो है वही वाली केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी है जो हमने ए पार्ट में यूज़ की है, लेकिन इसमें क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो 3 मोल्स ऑफ H2 आप इक्वेशन के थ्रू देखें, 3 मोल्स जो हैं H2 के, उससे 2 मोल्स जो हैं 2 मोल्स NH3 बनेंगे। तो वही तरीका करना है कि 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ NH3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 8.0 से। तो इसका आंसर जो है कैलकुलेटर के थ्रू 12.0 आएगा, मोल्स जो हैं H2 नीडेड। तो इसके दोनों जो आंसर हैं जो रिक्वायर्ड थे, एक जो था N2 के जो मोल्स हैं 4 और H2 के जो मोल्स हैं वो 12। नेक्स्ट में जो एक एग्जांपल है, सारी जो एग्जांपल्स हैं वो लेक्चर में शामिल नहीं की है, तो एक टाइप की जो थी उनमें से जो एक एक तरह की उनमें से एक एक जो एग्जांपल है उसको इंक्लूड किया गया है। तो एग्जांपल जो है ना 3.2, आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड जो है, तो बाय रिएक्टिंग द ओर विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये जो आयरन है Fe2O3 और से तैयार किया जा सकता है जब इस और का ना कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ रिएक्शन कराया जाए। तो व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फाउंड फ्रॉम 4 to 5 ग्राम ऑफ आयरन ओर, जब 425 ग्राम आयरन ओर से कितना जो आयरन है वो हासिल होता है। तो और मीन्स ये जब ज़मीन से निकलती है ना ये मुख्तलिफ जो मेटल्स हैं तो उसमें दूसरे पार्टिकल्स भी शामिल होते हैं, तो वो जो फॉर्म है ना जब वो अभी खालिस नहीं होती, प्योर नहीं होती, तो वो और होती है, और जब उसको प्योरीफाई करते हैं, सारे मटेरियल्स बीच में रिमूव आउट करते हैं, तो वो जो रियल वाला बनेगा ना आयरन वो फाइंड करना है वो कितना हासिल होगा। इसका जो सोल्यूशन है द बैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसमें जो बैलेंस इक्वेशन है ना फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 उसको जब कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके तो 2 आयरन के जो एटम है वो बनेंगे या 2 मोल बनेंगे आयरन के और 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे ये जो Fe2O3 है ना फेरिक ऑक्साइड, इसको हेमाटाइट भी कहते हैं, ये जो इसकी आयरन की ओर है ना जब ये ज़मीन से निकलता है। तो मास ऑफ आयरन ओर जो है ये 425 ग्राम, ये जो गिवन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ये कैसे फाइंड करते हैं, जो मास गिवन होती है ग्राम में उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास से, और मोलर मास आपने फाइंड करनी होती है जो टेबल है ना पीरियोडिक टेबल उसके थ्रू। तो मोलर मास, इसका जो मास है ना सिंपली जो गिवन है 425 है और जो 159 है ना ये इसका Fe2O3 का ना, इसमें Fe की वैल्यू भी टेबल से देखनी है प्लस उसको फिर मल्टीप्लाई 2 से करना है, और ऑक्सीजन की वैल्यू 16 होती है ना उसको मल्टीप्लाई 3 करना है। तो इस सब को सम अप करें तो आंसर आता है 159.6 ग्राम पर मोल। तो ये जो 425 जो मास था इसको 159.6 से डिवाइड कर दें तो 2.66 मोल जो हैं वो आ जाएगा आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने अभी रीड आउट की थी, तो इसमें 1 मोल जो है फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3, इससे 2 मोल जो हैं आयरन के वो प्रोड्यूस हो, आयरन के Fe के ना 2 मोल्स, इक्वेशन के थ्रू आपने ये देखना होता है। तो 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3 हैं, तो इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल्स ऑफ आयरन से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो आंसर है वो आएगा 5.32 मोल्स ऑफ Fe। तो मास ऑफ Fe प्रोड्यूस्ड ये किस तरह आएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो आयरन के हैं उनको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास ऑफ आयरन से। तो आयरन का मोलर मास टेबल के थ्रू जो पीरियोडिक टेबल है ना वहाँ से चेक करना है, तो वो 55.9 है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 5.32 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ आयरन प्रोड्यूस जो है वो आ जाएगा जो कि 297.388 ग्राम है। फिर नेक्स्ट में जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है ना एक्सरसाइज जो है 3.2, इसका जो क्वेश्चन 1 है, हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका जो बर्निंग की इक्वेशन है ये इससे वाटर जो है वो बनता है H2O यानी वाटर वेपर्स बनते हैं। तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है 100 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली बर्न आउट करने के लिए। इसका जो सोल्यूशन है पहले कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 जो है, तो इसके लिए द मोलर मास ऑफ H2 जो है ये चेक करेंगे तो ये आएगा 2.0, इसका वैसे 1 पॉइंट में होता है 1 का, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल H2 है
तो 1 पॉइंट वो जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये टेबल के थ्रू, पीरियोडिक टेबल के थ्रू ना ये वैल्यू चेक करनी है। फिर मोल्स जो हैं, मोल्स ऐसे फाइंड करते हैं कि मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस तो ये जो 2.016 है और मैस इन ग्राम जो 100 है वो क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों को डिवाइड करें तो 49.6 अप्रॉक्सीमेटली ना आप ये आंसर आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट की वैल्यूज़ हैं इनको राउंड ऑफ करना होता है। फिर कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड है, तो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो 2 मोल्स जो H2 हैं वो रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये इक्वेशन को आपने गौर से देखना है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ O2 जो हैं वो इक्वल होंगे 1/2। ये 1/2 पता है ना कैसे आया है कि 1 मोल जो O2 का है और डिवाइडेड बाय जो 2 मोल्स H2 के साथ है, और इसको मल्टीप्लाई करना है मोल्स ऑफ H2 के साथ। तो मोल्स ऑफ H2 ये जो 49 पॉइंट कुछ अभी हमने फाइंड किए थे ना ऊपर वाले स्टेप में, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 49.6 था ना इसके साथ 49.6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 24.8 आएगा, जो कि कैलकुलेशन है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए। फिर कन्वर्टेड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको जो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो मोलर मैस ऑफ O2 जो है उसकी जो टेबल वैल्यू है जो आपने पीरियोडिक टेबल से देखनी है, तो ऑक्सीजन की वैसे ऑलमोस्ट 16 होती है, लेकिन O2 है तो उसको मल्टीप्लाई 2 करें तो 32 आ जाएगी। फिर मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये इक्वल होगी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 मल्टीप्लाई मोलर मैस ऑफ O2, तो इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ O2 जो है ये अभी हमने फाइंड किए पिछले स्टेप में 24.8, और अभी जो हमने जो वैल्यू लिखी है ये मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है O2 की वो 32 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 793.6 ग्राम। नेक्स्ट में जो टॉपिक है मोलर वॉल्यूम का, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। तो मोलर वॉल्यूम ना ये वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट को कंप्लीटली जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो वॉल्यूम होता है जो किसी गैस का ना 1 मोल जो है उसके स्टैंडर्ड ना दर्जा हरारत और प्रेशर यानी टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वो घेरता है ना किसी जगह को। तो STP जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm। द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस इज 22.4 dm³ पर मोल। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 1 atm प्रेशर हो तो किसी भी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 डेसीमीटर³ पर मोल होता है। तो दिस वैल्यू इज यूज्ड इन स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन टू रिलेट द अमाउंट ऑफ गैस टू वॉल्यूम। तो ये वैल्यू जो है स्टैक्योमेट्री में जब कैलकुलेशंस करते हैं ना गैस की क्वांटिटी को वॉल्यूम में रिलेट करने के लिए, तो STP का यहाँ वर्ड यूज हुआ है तो इसको भी शॉर्टली डिस्कस आउट कर लेते हैं। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका कंप्लीट ये मतलब नेम है। इट रेफर्स टू द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री हो या फिर 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 atm हो, तो दीज कंडीशंस आर यूज्ड एज अ रेफरेंस टू मेजर गैसेस। तो इनको गैसेस को मेजर करने के लिए ना स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है इसके रिलेटेड ना इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हाउ मेनी dm³ आर ऑक्युपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। तो STP पर ना ऑक्सीजन गैस के 2 मोल्स कितने डेसीमीटर³ जगह जो है वो घेरते हैं, ऑक्युपाई करते हैं ना कितनी स्पेस। इसका जो सोल्यूशन है 1 मोल जो है ये स्टैंडर्ड वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू 22.4 डेसीमीटर³ और 2 मोल्स के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 कर दें यानी 2 मल्टीप्लाई 22.4 ये 44.8 dm³ होगी। और नेक्स्ट में एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP इन dm³। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ना हाइड्रोजन गैस के 0.5 मोल का जो वॉल्यूम है डेसीमीटर³ में कितना होगा। तो 1 मोल वही जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिखनी है और 0.5 मोल को उससे मल्टीप्लाई कर देना है यानी 22.4 से 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो 11.2 डेसीमीटर³ आएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है एक्सरसाइज 3.3, इसमें जो क्वेश्चन 1 है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर इन 50.0 डेसीमीटर³ ऑफ ऑक्सीजन गैस एट RTP। इसका जो सोल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ गैस जो ऑक्सीजन गैस है उसका 50 दिया हुआ है dm³, फिर मोलर वॉल्यूम और RTP जो है ये 24 जो है डेसीमीटर³ पर मोल। टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला N = V/Vm। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट इन करेंगे
तो ये जो वैल्यूज़ थी ना, ये V और Vm की वैल्यूज, ये जो दोनों वॉल्यूम्स हैं, एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस और दूसरा मोलर वॉल्यूम ऑफ RTP जो है, इसमें इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना 50 और ये जो 24 वाली वैल्यू है, तो इसमें ये dm क्यूब जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ मोल बाकी रहेगा, और साथ में ना इनको जो डिवीजन करके 2.08 मोल आंसर आएगा। इसी का जो बी पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट वॉल्यूम डज 0.80 मोल ऑफ N2 गैस ऑक्यूपाई एट RTP। RTP मीन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, यानी नॉर्मल जो होता है। तो इसमें ना सेकंड वाले पार्ट में तो 0.80 मोल ऑफ N2 गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो गिवन है 0.80 N2 के, फिर मोलर वॉल्यूम एट RTP जो है 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये जो मोलर वॉल्यूम एट RTP है Vm, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होती है 24, इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते। टू फाइंड द वॉल्यूम V फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे ना, V इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई Vm। तो V यानी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो N जो है ये नंबर ऑफ मोल 0.80 है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी ना 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.2 dm क्यूब जो है ये वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन जो है, परसेंटेज मीन उसके जो अज्जाई तरकीब होती है ना, कंपोनेंट्स की जो कितनी कितनी मतलब क्वांटिटी उसमें यूज़ हुई है। द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज कंपोजिशन। तो किसी भी कंपाउंड में हर एलिमेंट की जो निस्बत होती है ना, रेशो, वो क्वांटिटी को ना परसेंटेज कंपोजिशन की सूरत में ज़ाहिर की जाती है। तो टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नॉन कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड की ना ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो उसका जो कंपाउंड है उसका पहले मोलर मास वो फाइंड करना होगा, फिर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो उसके बाद जो कंपाउंड है उसके 1 मोल में हर एलिमेंट की जो परसेंटेज क्वांटिटी है वो मालूम करनी है। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह किया जाता है कि जो कंपाउंड है उसके 1 मोल में हर एलिमेंट के मास को ना मोलर मास पर डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और इसका जो फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट के लिए, उसमें परसेंट ऑफ एन एलिमेंट ये इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। एग्जांपल जैसे है ना MgO की, तो मोलर मास जो है MgO का, इसमें Mg की जो मोलर मास है ये टेबल वैल्यू जो पीरियोडिक टेबल से 24 और ऑक्सीजन की 16 है, इनको सम अप करें तो 40। तो इसको जब हम Mg के लिए परसेंटेज फाइंड करेंगे अलग से, तो Mg क्योंकि 24 थी तो इसको टोटल जो आया था ना मोलर मास उसको 40 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसी तरह ऑक्सीजन का जो 16 है उसको 40 से डिवाइड करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस तरह इन दोनों की जो परसेंटेज है वो फाइंड हो जाएगी। तो इसकी जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है एक्सरसाइज 3.4 की, इसमें जो क्वेश्चन 1 है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, तो इनकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड करनी है। जैसे वाटर है ना H2O, मोलर मास जो है H2O का, इसमें हाइड्रोजन के क्योंकि 2 एटम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन की जो टेबल पीरियोडिक वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन की 16 होती है, तो इनको जब आपस में सम अप करेंगे तो 18 आएगा आंसर। तो परसेंटेज फॉर हाइड्रोजन जो है उसके लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो उसकी 2 थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 से और डिवाइड करेंगे 18.016 से, या फिर आप सिंपली ये जो है इसको 2 से डिवाइड कर दें 18 को और मल्टीप्लाई 100 से करें तो इसका 11.19% आएगा। और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का क्योंकि 16 था और टोटल जो कंपाउंड का मोलर मास था वो 18.016 था, इनको डिवाइड करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई 100 से करें तो 88.81% आएगा आंसर। सेकंड जो इसी का पार्ट है सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसका पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। तो हाइड्रोजन की टेबल वैल्यू जो है पीरियोडिक टेबल से, तो हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सल्फर की वैल्यू 32 होती है और लास्ट में जो ऑक्सीजन है उसकी 16, लेकिन इसके 4 एटम है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सब को सम अप करके 98.086 जो है ये मोलर मास आएगा इस कंपाउंड का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसमें जब हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसके लिए
क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 × 1, फिर इसको जो टोटल उसका मोलर मास था ना कंपाउंड का जो कि 98 था, इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करना है, तो इसका आंसर 2.06 आएगा। फिर सल्फ़र की जो परसेंटेज है उसके लिए सल्फ़र का 32 है और ओवरऑल जो मोलर मास था ना पूरे कंपाउंड का वो 98 था, इसको मल्टीप्लाई 100 करें तो 32.70 आएगा। और ऑक्सीजन की परसेंटेज अब फाइंड करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो 4 से 16 को मल्टीप्लाई करें और इसको टोटल जो मोलर मास था ना पूरे कंपाउंड का वो 98 था, उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इसका आंसर 65.25% आएगा। नेक्स्ट में जो ग्लूकोज है कंपाउंड C6H12O6, इसका जो मोलर मास है कार्बन के 6 एटम है और इसकी जो टेबल वैल्यू है वो 12 है, प्लस फिर जो हाइड्रोजन है उसके 12 एटम्स हैं तो उसको 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं उनको 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सबको सम अप करेंगे तो 180 आएगा। उसके बाद जब कार्बन के लिए परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसकी जो थी, क्योंकि 6 एटम थे तो कार्बन की 12 वैल्यू थी टेबल की, तो 6 और 12 को मल्टीप्लाई करें और जो टोटल मास था ना मोलर मास 180 उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करें तो 40 आंसर आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के 12 एटम है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें और टोटल जो मोलर मास है वो 180 है, उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करें तो 6.71 आंसर आएगा जो परसेंटेज है ना हाइड्रोजन की। फिर परसेंटेज जो ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन के 6 एटम है इसमें जो ग्लूकोज है तो 6 को मल्टीप्लाई 16 करें क्योंकि 16 इसकी टेबल वैल्यू है और डिवाइड में ना 180 जो कि ओवरऑल पूरे इस कंपाउंड का ना मोलर मास आया था और मल्टीप्लाई इसको 100 से करें तो 53.29 आएगा। लास्ट में जो अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, इसमें मोलर मास जब फाइंड करेंगे NH4NO3 का तो 2 जो हैं वो नाइट्रोजन एटम है पूरे इस कंपाउंड में, एक स्टार्ट में है और एक सेकंड लास्ट में नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह हाइड्रोजन के 4 हैं तो 1 को 4 से और ऑक्सीजन के 3 हैं तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इनकी टेबल वैल्यूज़ को इनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करें और इन सबको सम अप करना है तो 80 आंसर आ रहा है। तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो फाइंड करने के लिए नाइट्रोजन के क्योंकि 2 एटम थे तो इनको मल्टीप्लाई 2 कर दें 14 को और ओवरऑल जो पूरे इसका कंपाउंड का जो मोलर मास था वो 80 था, इसको डिवाइड करें 80 से और मल्टीप्लाई 100 तो 35.01% आंसर आएगा। और हाइड्रोजन की क्योंकि 4 एटम थे उनको 1 से मल्टीप्लाई करें और जो मोलर मास था पूरे इस कंपाउंड का वो 80 था, इसको भी 1 से फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, इसका भी आंसर आ जाएगा। लास्ट में ऑक्सीजन जो है इसके 3 एटम थे तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें और 80 से डिवाइड करें जो कि मोलर मास था पूरे कंपाउंड का और मल्टीप्लाई 100 करके इसका आंसर 59.97% आएगा। तो लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्स इन अ रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एक रिएक्शन में, तो यानी पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। अ लिमिटिंग reactant can also be defined as the reactant that produces the lowest moles of products in the reaction। तो limiting reactant को ना इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि वो reactant जो reaction में ना सबसे कम क्वांटिटी में moles of product है, उसके जो मतलब प्रोडक्ट बनती है ना जिसके कम मोल्स बनेंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस इज द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट। तो रिएक्टेंट इन एक्सेस जो है वो होता है जो रिएक्शन में ना मुकम्मल होने के बाद या इस्तेमाल या फिर रिएक्शन में ना नहीं आता, उसमें यूज़ नहीं होता। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज अ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसको नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी जो है वो कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट की किसी रिएक्शन में, अ लिमिटिंग reactant can be recognized by calculating the number of moles of products formed from data of the given amounts of reactants using the balanced chemical equation। तो किसी भी limiting reactant में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके ज़रिए ना दी गई जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनसे प्रोडक्ट्स में जो बनने वाले हैं ना मोल्स उनकी कैलकुलेशन करके ये प्रोसेस किया जाता है। द प्रोडक्ट्स the least number of moles of products is the limiting reactants। तो वो रिएक्टेंट जो सबसे कम मोल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा।
तो इसकी जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 10 मोल्स ऑफ H2 और 10 मोल जो है ऑक्सीजन के, उन्होंने आपस में रिएक्ट करा है और H2O जो है वो प्रोड्यूस किया, यानी वाटर बना है। तो विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग, तो बताना है इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस वाली है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का मिलके 2 मोल्स वाटर के बनाते हैं। तो पहले H2 को यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन ना आप यहाँ से नोट डाउन करें कि 2 मोल्स और इससे पानी के 2 मोल्स बने हैं। Therefore 10 मोल्स ऑफ H2 विल प्रोड्यूस, तो इसलिए ना 10 मोल H2 के बनेंगे। ये तो गिवन में बताया था ना 10 मोल्स का। तो इससे हमने कैसे फाइंड करना है, ये जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन ली होती है कि 2 मोल्स जो H2 के हैं और इससे 2 मोल्स जो हैं वो H2O के बनेंगे। तो ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं और इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे जो गिवन वैल्यू थी, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 मोल्स ऑफ H2 है, ये आंसर है इसका आएगा। फिर अगर ऑक्सीजन को यूज़ करें तो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ O2 जो है प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O, यानी 1 मोल ऑक्सीजन का यूज़ होता है और इक्वेशन के थ्रू पता चलता है ना कि उससे वाटर के 2 मालिक्यूल्स बनते हैं। तो 10 मालिक्यूल्स ऑफ O2 विल प्रोड्यूस ना, ये वाला जो उसने इक्वेशन में बताया हुआ था, सॉरी क्वेश्चन में, तो ये वाली जो हमने बैलेंस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन ली थी कि 1 मोल जो है वो O2 का है और 2 मोल्स जो हैं H2O के, यानी 2 मोल्स ऑफ H2O को डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ O2 से और 10 मोल्स ऑफ O2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 20 आएगा। तो इसकी कंक्लूजन जो है इसके सोल्यूशन की, क्योंकि H2 गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे आप देखें कि जो H2 है वो कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी उसके थ्रू 10 मोल्स ही प्रोड्यूस हुए थे H2O के। तो H2 जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए H2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो नेक्स्ट में जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 3.5, इसमें क्वेश्चन 1 जो है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस MgS, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड MgS जो है कैन बी मेड फ्रॉम 1.50 ग्राम ऑफ Mg एंड 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर बाय द रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम मेटल जो है ये रिएक्ट करती है सल्फर से और MgS बनाती है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो कितने ग्राम बनेंगे ना MgS के, 1.50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से और 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर से। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है Mg+S जो है MgS यानी मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट ना, तो हर रिएक्टेंट के मोल जो हैं वो पहले कैलकुलेट करने हैं। तो मैग्नीशियम के मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके जो ग्राम्स में दी हुई है ना मैस इन ग्राम, वो 1.50 है, उसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैस से जो कि टेबल वैल्यू है ना जो आपने पीरियोडिक टेबल से चेक करनी है, तो वो 24 है। इनको डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा मोल्स इसके 0.0617। फिर सल्फर के मोल्स भी सेम इसी तरह ही फाइंड करने के, सल्फर का मैस इन ग्राम जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना 1.50, इसकी टेबल वैल्यू जो है ना सल्फर की वो 32 है, इससे डिवाइड करें तो 0.0468 आएगा। अब जो डिटर्मिनेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, द बैलेंस्ड इक्वेशन जो है MgS शो करता है ना कि इसमें 1:1 है, यानी स्टेक्योमेट्रिक रेशो जो है ना बिटवीन Mg और S में, यानी मैग्नीशियम का भी 1 मोल है और सल्फर का भी 1 मोल। सिंस वी हैव फ्यूअर मोल्स, तो हमारे पास मोल्स की क्वांटिटी बहुत थोड़ी है ना, यानी सर तो सल्फर के तो 0.04 हैं और मैग्नीशियम के 0.06 हैं। तो सल्फर जो है इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सल्फर जो है क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इसके मोल्स कम हैं। फिर दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ सल्फर विल बी यूज, इसका मतलब है कि सारी की सारी सल्फर जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। एंड द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल अमाउंट ऑफ सल्फर, और मैग्नीशियम सल्फाइड की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी सल्फर की जो इनिशियल क्वांटिटी है उस पर मुनहसिर है। तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट MgS फॉर्म जो बनी हुई है ना जो प्रोडक्ट साइड, तो सिंस द रिएक्शन 1:1 द मोल्स ऑफ MgS प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट S। तो इसमें जो मोल्स है ना MgS के वो तो 0.0468 हैं, और कैलकुलेट द मैस ऑफ MgS प्रोड्यूस के कितने मोल जो हैं ये प्रोड्यूस हुए हैं MgS के। तो इसके लिए पहले मोलर मैस फाइंड करेंगे, तो Mg की वैल्यू 24 है टेबल से और सल्फर की वैल्यू 32 है, इनको प्लस करें तो 56 आएगा। और मैस ऑफ MgS जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर लें। तो मोल्स जो हमने फाइंड किए थे ऊपर 0.0468, इसको ये जो अभी हमने मोलर
मैस फाइंड किया है ना 56, इससे मल्टीप्लाई करें तो 2.64 आएगा। तो देयरफॉर 2.64 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड जो है कैन बी मेड। तो सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, के जिंक और सल्फर के मिलने से ZnS बनता है यानी जिंक सल्फाइड बनता है। तो इफ़ 10 ग्राम ऑफ जिंक एंड 10 ग्राम ऑफ सल्फर आर अवेलेबल, दोनों 10-10 ग्राम है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी फाइंड करना है और मास ऑफ जिंक सल्फाइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी फाइंड करना है। तो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके लिए कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो मोल ऑफ जिंक कैसे फाइंड करेंगे हम, तो 10 ग्राम इसका मास दिया हुआ था और मोलर मास जो है जिंक का वो टेबल वैल्यू से 65 है और इनको डिवाइड करके 0.153 मोल आएंगे। फिर मोल के लिए जो मास इन ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास जो टेबल वैल्यू है ना सल्फर की 32 है, तो इसका 0.312 मोल आएगा। तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है उससे शो हो रहा है कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इनकी 1:1 है जिंक और सल्फर में, क्योंकि दोनों का एक मोल यूज़ हुआ है। तो सिंस वी हैव फ्यूअर मोल्स के हमारे पास थोड़े से ही मोल्स हैं, ये लेस हैं, तो जिंक के 0.15 हैं और सल्फर के 0.312 हैं। तो जिंक जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि इसके कम है मोल्स। फिर कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड, उसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे ना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है यानी जिंक सल्फेट जो है सल्फाइड जो है। तो सिंस रिएक्शन जो है उसमें 1:1 की मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जिंक ना, तो मोल्स ऑफ ZnS जो है वो 0.153 है, ये किए थे। फिर कैलकुलेट द मास ऑफ ZnS प्रोड्यूस्ड, तो ZnS के जो मास है जो प्रोड्यूस हुई है उसके लिए पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। तो जिंक की जो टेबल वैल्यू है 65 और सल्फर की 32, इनको प्लस करें तो 97। फिर मास ऑफ ZnS जो है इसमें मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो मोलर मास अभी हमने फाइंड किया 97 और मोल्स जो थे पिछले स्टेप में 0.153 जो कि ऑलरेडी फाइंड किए हुए थे ऊपर, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 14 जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एज शोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ब्रोमीन से और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनाता है। इसमें 2 एल्यूमिनियम के मोल्स 3 ब्रोमीन के मोल्स मिला के तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 2 मोल्स बनते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम अगर 54 ग्राम है और ब्रोमीन जो है वो 200 ग्राम है, तो हमने डिटरमाइन करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ये 2 पार्ट्स इसके फाइंड करने। तो पहले मोल्स फाइंड करेंगे ईच रिएक्टेंट के। तो एल्यूमिनियम के लिए ना इसकी जो मोलर मास है टेबल वैल्यू वो 26 है और इसका जो मास इन ग्राम है वो 54 है, तो इनको आपस में डिवाइड करें तो 2 आएगा। फिर ब्रोमीन के लिए भी क्योंकि इसके 2 एटम है ना Br2, तो इसका जो टेबल वैल्यू 79 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 59, इसको 200 ग्राम से ना डिवाइड कर दें क्योंकि मास इन ग्राम 200 जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करें तो 1.25 मोल्स आएंगे। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके लिए पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है। तो इस इक्वेशन के थ्रू 2 मोल्स जो एल्यूमिनियम के वो रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ब्रोमीन के साथ। तो अगर एल्यूमिनियम जो कंज्यूम हो जाए ना हाल हो जाए, to react completely with 2 moles of aluminium you would need 3/2 multiply 2 moles of Br2, यानी इसका आंसर 3 moles of Br2 में आएगा ना, since you only have 1.2 moles of Br2, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1.2 moles है ना Br2 के। तो ब्रोमीन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अल्टरनेटली अगर ब्रोमीन कंज्यूम हो जाए पूरी इस्तेमाल हो जाए तो रिएक्ट विद कम्प्लीटली 1.2 moles of Br2 you would need 2/3 multiply 1.2 moles of aluminium यानी 0.833 moles of aluminium। तो since you have 2 moles of aluminium तो more than 0.833 यानी जो कि असल में एल्यूमिनियम से ज़्यादा है ना, तो ब्रोमीन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो नेक्स्ट में ना कैलकुलेट करना है मास ऑफ Al3। तो इसको फाइंड करने के लिए we use the moles of Br2 to calculate the mass of AlBr3 produced from the balance equation ना 3 moles of Br2, 3 moles जो हैं वो Br2 के वो इस्तेमाल हो रहे हैं और 2 moles जो हैं वो AlBr3 के बन रहे हैं। तो इसके लिए moles of AlBr3 produce कैसे फाइंड करेंगे कि 2/3 लिखेंगे यानी 2 moles of AlBr3
और 3 मोल्स ऑफ Br2, इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1.25 मोल्स के साथ, तो इसका आंसर 0.833 आएगा। फिर मोलर मास ऑफ AlBr3 जो है ये फाइंड करने के लिए एल्यूमिनियम का 26 है और Br जो है उसका 79 होती है टेबल वैल्यू, लेकिन इसके 3 एटम है तो उसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे और इसको सम अप करें तो 26 आएगा। तो मास ऑफ AlBr3 प्रोड्यूस्ड ये कैसे फाइंड करेंगे कि मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको ये जो मोल्स थे 0.833 ये अभी हमने फाइंड किए। उसके बाद ये जो मोलर मास है 266, इसको मल्टीप्लाई करें तो 222.16 आएगा। तो ये यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है। तो इसकी जो फाइनल आंसर थे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो ब्रोमीन है Br2 और जो मास है ना AlBr3 प्रोड्यूस्ड का वो 222.1 m है। तो यहाँ पे ये जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड असेसमेंट थी चैप्टर में उनको भी हमने साथ साथ सॉल्व किया है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर की जो वीडियो है। उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स, ये लेक्चर, ये सब आपके लिए ना आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।